हेलो मेरे प्यारे छोटे भाइयों एवं बहनों, मैं हूं आपके बड़े भाई नाज और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला एक गणित का वायरल और मॉडल पेपर। अगर आप लोग इस मॉडल पेपर को तैयार करके जाते हो तो आप लोग यहाँ से बोर्ड एग्जाम में जो 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है ना, वहां से इसमें 20 में 20 कन्फर्म। तो गाइज आज मैं आप लोग को बताऊंगा इस मॉडल पेपर का टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, देखिए मैं सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कराने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप लोग को यहाँ से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे ना, वो यहीं से सारे प्रश्न आएंगे और ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट भी से। ठीक है ना, अगर आप लोग चाहते हो कि मैथ में आप लोग को एक भी नंबर ना, ये जो मॉडल पेपर है ना, इसको आप लोग को पूरा हल करके जाना होगा। अगर आप लोग इसको हल करके जाते हो तो यहाँ से आप लोग को 20 में 20 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप लोग ये जो मैं आप लोग को सेट करा रहा हूँ, अलग अलग सेट करके ये जो एग्जाम पेपर करा रहा हूँ हल, अगर आप लोग इसको कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम आप लोग यहाँ से मैथ में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं, आपका भी सपना है कि मैथ में हमारा भी 100 नंबर आए, तो मैं जितना पेपर आप लोग को सॉल्व करा रहा हूँ आप लोग टोटल प्रश्न को सॉल्व करके जाएगा। अगर आप लोग इस प्रश्न सारे प्रश्नों को हल करके जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को यहीं से सारे प्रश्न आएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है गाइज, तो चलिए बिना कोई देर हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला जो प्रश्न है वो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसमें जो पहला प्रश्न वो क्या दिया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उससे आधार का व्यास क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहां से क्या दिया है, बेलन का आधार का क्षेत्रफल दे दिया है बेलन का आधार का जो क्षेत्रफल है वो दे दिया है 9 पाई। ठीक है, तो देखिए जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 9 पाई, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से आर बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 9, और इसको जो बाहर निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा 3, तो आर का मान आ गया 3 आ गया। ठीक है, बोला क्या है, व्यास ज्ञात करने के लिए। तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास यानी कि डी बराबर जो होता है ना वो होता है 2r, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो यहां से हो जाएगा 2 और गुणा में आर का मान है कितना 3, तो यहां से रखेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे कहां पर 6 है, तो देखिए यहां से ऑप्शन नंबर 6, यहाँ पर डी नंबर, तो इसमें का जो डी नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है 6। उसके बाद देखिए चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर। तो देखिए अगला जो प्रश्न है वो क्या दिया है, किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई है, तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल है। ये जो क्वेश्चन है वो काफी इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो चलिएगा सबसे पहले इसके क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। अगर आप लोग अच्छे से इसका डायग्राम बना लिए ना तो ये जो क्वेश्चन है वो इतना इजी है कि अगर आप लोग डायग्राम बना लेते एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ के इसका डायग्राम बनाएंगे। तो दिया कि किसी बिंदु P से, मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर P है, कोई बिंदु P से त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के, एक यहाँ पर मान लो वृत्त है, ये वृत्त है। ठीक है, जिसकी जो त्रिज्या है ना यहाँ पर वो त्रिज्या मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, दिया ये 5 सेंटीमीटर, ये वो त्रिज्या मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो ये जो दूरी है वो दे दिया 13 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर दिया है कि केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये जो इसका मैं मान लेता हूँ, ये मान लो बिंदु P है। ठीक है, ये क्या है 13 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया काम। उसके बाद देखो क्या दिया है कि वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई है। यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा होगा PQ यहाँ पर आएगा और यहाँ पर PR यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको अगर आप लोग चाहते हो तो स्केल की सहायता से भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो अगर मान लीजिए कि आप लोगों को ये वर्णनात्मक प्रश्न में आया है तो इसको आप लोग स्केल की सहायता से करिएगा, ताकि आप लोग यहाँ से एक भी इधर लाइनिंग इधर उधर ना हो। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, स्केल की सहायता से खींच लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, इसको मिला देते हैं। तो अब देखिए अब इसमें बोला क्या ज्ञात करने के लिए, तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जब भी किसी
वृत्त पर स्पर्श होती है तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। तो ये एक ट्रायंगल हो गया समकोण त्रिभुज के रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम लोग को ये आधार मालूम है और यहाँ से लंब मालूम है, ये कोण पहले ज्ञात कर लेंगे। तो ये और ये दोनों बराबर है तो पहले ये ज्ञात कर लेंगे तो ये भी ज्ञात हो जाएगा, और त्रिभुज इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये होता है कोण का वर्ग, कोण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें देखो कोण क्या है, 13 है, तो हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर लंब है 5, तो हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस आधार हम लोग को ज्ञात करना है, जो कि आधार है आप लोग ये अच्छा यहाँ पर नाम मैं नहीं लिखा हूँ, तो ये हो जाएगा पी क्यू और ये आर मान लो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जो है ये हो जाएगा 13 का वर्ग 169 बराबर 5 का वर्ग 25 और ये जो आधार है, ठीक है ना, ये आधार आप लोग हो जाएगा पी क्यू का वर्ग, ठीक है। अब हम लोग को पी क्यू निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे पी क्यू का वर्ग बराबर यहाँ से हो जाएगा 169 और माइनस में ये 25 को इधर लाए हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 25, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 144। तो पी क्यू बराबर कितना आ गया, पी क्यू का स्क्वायर बराबर 144, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा, ये अंडर रूट चढ़ जाएगा 144 पर। तो देखो अंडर रूट चढ़ जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 गुणे 12, ठीक है, दो संख्या तो एक संख्या 12 आ जाएगा 12, तो इसका मान आ गया 12, इसका मान आ गया 12, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ठीक है, इतना समझ गए ना। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, पी ओ आर का क्षेत्रफल, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब मान रखेंगे तो देखो यहाँ से लिखेंगे 1/2 आधार, इसमें आधार कितना है 12, ऊंचाई कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको काट लो तो हो जाएगा 6 दूनी 12, तो यहाँ से हो जाएगा 6 गुणे 5 बराबर 6 5 30, तो 30 आ गया, 30 आ गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सेम ही आएगा। देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर है तो इसका भी क्षेत्रफल जो आएगा वो 30 ही आएगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब पूरा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका पी क्यू ओ आर का, किसका पी क्यू, यहाँ से लिखेंगे, देखो यही बोला है ज्ञात करने के लिए पी क्यू ओ आर, यहाँ से लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2, त्रिभुज पी ओ आर का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 2 और इसका कितना है 30, तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो यह जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिख रहा है ना। बस आप लोग को डायग्राम बनाना होगा, अगर आप लोग ऐसे डायग्राम बना लेंगे और अच्छे से समझ गए तो इस प्रश्न को आप लोग इजीली कर लोगे आसानी से। लेकिन जब तक डायग्राम आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप प्रश्न को आसानी से हल नहीं कर सकते हैं। तो मेन इसका डायग्राम है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो देखिए इसमें अगला जो प्रश्न है 3 नंबर, वो क्या दिया है, दिया कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, इसका मान निकालना हम लोग को। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए, यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में 9 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, दिख रहा है ना। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो वो मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो यहाँ जगह 9 और इसके जगह पर रख देंगे 1, तो यह जगह 9 एकम 9, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 9। इसमें देखो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए अब चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। वो क्या बोला है, दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है होगी, इसका मतलब होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग उसको नोट में करके लिख लीजिएगा। किसमें? नोट में करके लिख लीजिएगा, नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न आए, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्या बोले, तो देखिए जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोल देना, तो उसमें आप लोग क्या करना होगा, जो भी शेषफल दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए इसमें शेषफल 5 दिया है, तो क्या करेंगे, ये जो दो संख्या दिया है 245 में से 5 को घटाएंगे, जो भी आएगा, देखो कितना आया है 240 आ गया। फिर ये क्या 1037 है, इसमें से 5 घटाएंगे और कितना आएगा 1032 आएगा। अब इन दोनों को हम एचसीएफ निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि 240 और 1032 का जो एचसीएफ निकालेंगे वही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये जब बड़ी से बड़ी संख्या दिया जाएगा ना, तो एचसीएफ निकालना है। अगर वहीं पर मान लीजिए यहाँ पर एक और इसी तरह से मान लीजिए कि प्रश्न आ जाए और बोल दे छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना, छोटी से छोटी संख्या बोल दे और बोले कि प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त होता है, तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, पहले ये संख्या कितने दिया था 245 ना, तो 245 और 1037 का क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल करके उसमें 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो एचसीएफ निकालना है, और जब भी छोटी से छोटी संख्या बोले तो एलसीएम निकालना है और उसमें 5 जोड़ देना है, और इसमें क्या करना है, पहले ही 5 घटा लेना है, ये काम कर लेना है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या दिया है, दिया है कि 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो अभी मैं बताया आप लोगों को क्या करना है, पहली संख्या जो है 245, इसमें से हम क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 240, ये हो गया। उसके बाद क्या है 1037, इसमें से भी 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1032, ये हो गया। और दूसरी काम आप लोग क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का फैक्टर कर देंगे, तो ये दिया 240, इसका फैक्टर करेंगे तो ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 3 दूना 6, फिर 2 से जाएगा 15 दूना 30, अब देखो 3 से जाएगा 3 पचे 15, अब किसी से भी नहीं जाएगा। उसके बाद आप करेंगे इसको करेंगे कितना है 1032 का, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे। अब देखो ये भी 2 से जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये जाएगा 16 दूनी 32, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा, 5 दूनी 10 और ये 16 हो गया, 8 दूनी 16, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 18 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18, फिर कितने से जाएगा, ये जाएगा 3 से जाएगा 3 चौको 12 और ये 3 तिरिकी 9। अब देखो ये 43, सिर्फ 43 से जाएगा, यहाँ से लिख देंगे 43 से कम 43। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे 240 का, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ से लिखेंगे 2 के पावर 4 गुणे में, यहाँ से 3 के पावर 1 है और यहाँ से 5 के पावर भी 1 ही, 5 ही यानी कि मतलब 1 ही बार है। उसके बाद देखेंगे 1032 का कितना है, 2 कितना बार, 1 2 3 बार, तो यहाँ से लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणे में 3 1 बार है, तो इसका पावर 1 हो जाएगा और गुणे में 43 एक बार, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, इन दोनों में जो न्यूनतम हो, इन दोनों में न्यूनतम घात यानी कि जो कॉमन हो, यानी कि दोनों में है
दोनों में हो और न्यूनतम घात वाला। तो दोनों में देखो क्या है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो इसका जो न्यूनतम घात है कितना है, 3 है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 3। इसमें देखो 3 है, इसमें भी 3 है। तो इसका जो न्यूनतम घात है, दोनों में देखो एक ही घात है 1, और ये दोनों सेम है तो इसको 3 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, और इसमें 43 है तो इसमें 43 नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। बस इतना ही हो जाएगा। तो इसका जो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2, देखो 2 3 बार है, यहाँ से लिखेंगे 2 2 2 और गुणे में 3, कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 8 त्रिकी 24। तो इसमें देखेंगे 24 कहाँ पर है, देखो 4 नंबर प्रश्न में 24 24, देखो ऑप्शन नंबर सी में 24 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब चलेंगे इसके अगले प्रश्न पर। तो यहाँ से देखिए सेम प्रश्न है, इसमें बस क्या किया है कि बोला कि दिया है HCF 252, 594 का 18, मतलब HCF 18 है, ठीक है। इसका HCF जो है, दोनों संख्याओं का HCF 18 है और ज्ञात करना है हम लोग को। लिखा है ज्ञात कीजिए LCM 252 और 594 का। देखो इसमें 2 संख्या है, पहली जो संख्या है वो क्या है, ये है 252, ठीक है, और जो दूसरी संख्या है वो 594 है। दोनों संख्याओं का जब HCF निकाला जाता है वो कितना आता है, 18 आता है। इसमें दे दिया है, इसको जब HCF निकालेंगे ना तो 18 आएगा। तो बोला कि इसका LCM क्या होगा, कि इसको हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं, एक लंबा होगा और एक शॉर्ट में होगा। तो जो शॉर्ट में होगा, क्योंकि हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो शॉर्ट वाला ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है और ये क्या है, HCF है, ये HCF दिया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 252 गुणे में दूसरी संख्या कितना 594 बराबर होता है LCM गुणे में HCF, ठीक है। तो इसमें देखो HCF कितना है, 18 दे दिया है। तो LCM हम लोग को ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं LCM बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणा 252 गुणे 594 और बटा में ये HCF आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में इस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा HCF, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो HCF की मान ही रख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ से 18 हो जाएगा, HCF की जगह हम 18 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे, देखो ये हो जाएगा 18 × 54, तो 59 में से जब 54 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 5, फिर ये 4 है तो 54 हो जाएगा। तो फिर 18 × 54 33 बार में कट गया। तो यहाँ से आ जाएगा 252 गुणे में 33। जब इसको आप लोग गुणा कराएंगे ना तो ये आप लोग को मिलेगा 8316, गुणा करके देख लीजिएगा कितना मिलेगा, 8316 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कहीं पे है, देखो ये सी नंबर में 8316, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर। तो देखिए ये इसमें का जो 6 नंबर प्रश्न है वो क्या दिया है, दिया कि एक द्विघात बहुपद क्या है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। देखो कभी भी द्विघात बहुपद दे दिया ना तो उसका जो शून्यकों की संख्या होगी वो 2 होगा। अगर त्रिघात बहुपद दिया होता तो इसका 3 हो जाता, तो लेकिन द्विघात बहुपद दिया है तो इसका जो अधिकतम शून्यकों की संख्या होगी वो 2 हो जाएगी। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग 6 प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब इसका चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए अगला जो प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, वो दिया कि समीकरण, एक मिनट, हाँ देखिए दिया कि समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। तो इसको देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो समीकरण दिया उसको लिख लेंगे। तो ये दिया कि 5x² माइनस में 3x + 2 = 0। अब इसकी हम लोग तुलना कर देंगे किससे, इससे ax² + bx + c = 0। अब देखिए इसका जब तुलना करेंगे तो यहाँ से जो a का मान आएगा, a का मान बोला तो x² का गुणांक, a x² का ही गुणांक है, तो a का मान आ जाएगा 5 और b का मान आ जाएगा -3 और c का मान आ जाएगा 2। तो मूलों का जो योगफल होता है उसका मैं फॉर्मूला आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ से लिखेंगे मूलों का
योगफल बराबर होता है माइनस में बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस में बी बाई ए, ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। बी का मान कितना है, माइनस में 3 है, तो यहाँ से माइनस में 3 रख लेंगे। और बटे में ए है तो ए का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ से लिख लेंगे 5। तो ये देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 3 बटे में 5। अब ऑप्शन देखेंगे इसमें 3/5, देखिए ये प्लस में आया 3/5, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। 8 नंबर प्रश्न, ये क्या दिया कि समीकरण का विविधकर है, इन समीकरणों का विविधकर बोला ज्ञात करने के लिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से देखते हैं। ये देखो ये समीकरण दे दिया है क्या, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे, और ये 3 लॉसअप आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 की 9 x² माइनस में 3 दूना 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन ये 3 को उस साइड ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या बोला है, बोला विविधकर ज्ञात करने के। विविधकर का जो फॉर्मूला होता है वो देखो ये होता है d बराबर b² माइनस 4ac। हम लोग को b चाहिए, a चाहिए और c चाहिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये जो समीकरण दिया है ना इसका तुलना हम लोग इससे कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से जो a का मान आएगा, तो a का मान क्या होता है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 9 है, तो a का मान 9 आ जाएगा, और यहाँ से b का मान आ जाएगा माइनस में 6 और c का मान आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर हम विविधकर, विविधकर d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए b का मान कितना है, माइनस में 6, तो हो जाएगा माइनस में 6 का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस में 4 गुणे में a का मान कितना है 9 गुणे में, और c का मान है 1, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 9 36 और 1 एकम 1 1। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, कितना ऐसा रहेगा 0 आ गया। अब देखिए इसमें देखेंगे 0 कहाँ पर है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में ही 0 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो इसमें देखिए अगला जो प्रश्न है 9 नंबर, वो क्या दिया है, AP 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद है। AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो देखिए इसमें समांतर श्रेणी का जो पहला पद दे दिया है वो दे दिया है a बराबर दे दिया है 10। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, d का मान ज्ञात करेंगे। तो d का मान ज्ञात करने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद क्या है 7 माइनस में पहला पद है 10, ये आ जाएगा माइनस में 3। d का मान कितना आ गया, माइनस में 3। अब बोला 30वां पद बोला था ये 30 बराबर हो जाएगा a प्लस 29d। ठीक है, तो a प्लस 29d, तो यहाँ से a का मान कितना है 10 प्लस यहाँ से लिखेंगे 29 और d का मान है माइनस में 3, इससे गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 3 3 की 9 9 3 27 का 7 और 3 दूना 6 और 2 8 87 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो देखो 87 में से जब 10 को घटाएंगे तो ये सब बचेगा माइनस में 77, क्योंकि इसमें से घटा रहे हैं तो माइनस में ऐसा रहेगा, तो ये माइनस में 77। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए डी नंबर में 77 है, माइनस में 77, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 10वां नंबर जो प्रश्न है वो क्या दिया है, ये दे दिया है AP बोला था समांतर श्रेणी। इसमें दिया 3,8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, माना nवां पद बराबर 78, यानी कि an बराबर दे दिया है 78। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है an का वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 78। अब देखिए हम लोग को ना ही a पता है और ना ही d पता है, और हम लोग को तो n ज्ञात करना है, तो इससे a और d निकालेंगे। ये जो आप लोग को दिया था समांतर श्रेणी, यहाँ से देखो a बराबर क्या हो जाएगा प्रथम पद, तो इसमें जो प्रथम पद कितना है 3, d का मान कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, यानी कि द्वितीय पद क्या है 8 और प्रथम पद है 3।
इसमें से घटाएंगे तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो ये बचेगा 5। अब इसमें मान रखेंगे तो ये तो हो जाएगा a का मान 3 प्लस n माइनस में 1 इंटू डी का मान है 5 बराबर ये हो जाएगा 78। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस ये जगह इसमें गुणा करा लेते हैं, हो जाएगा 5n माइनस में 5 इक्वल टू 78। देखो 5 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस में 2 बचेगा, प्लस में हो जाएगा 5m बराबर 78 n है, m लिख दिया हूँ, सॉरी n, ठीक है। उसके बाद देखिए ये माइनस को उधर ले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5n बराबर 78 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5n बराबर 80, तो n बराबर कितना हो जाएगा 80 बटा 5, काटेंगे इसको 5 एकम 5 और 16 पचे 80, तो n का मान कितना आ गया 16 आ गया, यानी कि 16वां पद 78 होगा, ठीक है। कौन सा पद 16वां पद, तो ये यहाँ इसमें देखेंगे 16, देखो ऑप्शन नंबर बी में है 16, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये मानक विचलन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो डी नंबर है वो करेक्ट आंसर सही होगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न क्या दिया है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से जो 13 नंबर प्रश्न है ये काफ़ी इजी सारे प्रश्न है, इसको बस आप लोगों को पढ़ना है और टिक मार्क कर देना है। ये जो प्रश्न है इन सारे प्रश्नों को हल करना होता है। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है कि बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे और तब इसको हल करेंगे। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है ए, ये आपको दे दिया है 2,3, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पर बी है, इसका जो निर्देशांक दे दिया है वो दे दिया है 4,1। अब बोला है इन दोनों बीच की दूरी ज्ञात करना है, इन दोनों बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये देखिए ये होता है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दो दूरी के जो सूत्र होता है, मान लेते हैं a और b की जो बीच की दो दूरी होगा का सूत्र होगा वो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे तो देखो x2 का मान कितना है 4, तो हो जाएगा 4 माइनस x1 का मान है 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है माइनस में 3 है, तो माइनस में 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस में 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा। तो 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और ये 2 अंदर है तो एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से होगा 2 और एक बच जाएगा √2, तो 2 √2 इसका जो आंसर आएगा करेक्ट आंसर। तो इसमें देखेंगे 2 √2 किधर है, 2 मात्रक √2 मात्रक ये नहीं होगा, 3 मात्रक यहाँ पर हो जाएगा, ये अंडर में है, ठीक है। दो √2 मात्रक, ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न क्या दिया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा, ठीक है। यहाँ पर m छूट गया है लेकिन m यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो ये जो समीकरण दिया पहले उसको लिख लेते हैं। ये दिया 3x² माइनस में 12x प्लस m बराबर 0 दे दिया है। देखो कभी भी जब मूल बराबर हो ना तो विविध का d का मान 0 हो जाता है, मूल बराबर होने पर। यहाँ पर लिख लीजिएगा मूल बराबर होने पर विविध कर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, विविधिकर, यानी d का मान 0 हो जाएगा। तो विविधकर का सूत्र क्या होता है, ये होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो a b c इसको कैसे निकालेंगे, तो ये जो समीकरण दिया है ना इसका हम लोग तुलना कर देंगे किससे, इससे।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से ए का जो मान आएगा ना, ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणक, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है, 3 है, तो ये जगह 3। और यहाँ से बी बराबर एक्स का गुणक, तो एक्स का गुणक है माइनस में 12 और सी यहाँ पर है एम, तो ई लिख लेंगे। अब इसमें मार रखेंगे, देखो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये मैं देखो बहुविकल्पीय प्रश्न है तो इसलिए इसको ऐसा लिख रहा हूँ। मैं इसका जो वर्णनात्मक प्रश्न बताऊंगा यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा ना, तो आप लोगों को प्रॉपर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। ये तो बहुविकल्पीय प्रश्न है तो इसको जैसा था जैसा आप लोगों को समझ में ठीक वैसा ही मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ टिक मार्क कराने के लिए, ठीक है। बाकी जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे तो एकदम प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है ना, सेम वैसा बताऊंगा, बस आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है। तो इसमें मार रखेंगे तो देखो b का मान कितना है, माइनस में 12, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में 12 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहाँ से 4 गुणे a का मान है 3 और b का मान है c का मान है m, तो ये हो जाएगा m बराबर 0। अब देखिए 12 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 144 माइनस 4×3 12 m बराबर 0। इसको देखो उधर ले जाकर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 144 बराबर माइनस में जब इधर आएगा ना तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 12m, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m बराबर 144/12, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 12 144, ठीक है। तो m का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, m का मान 12 आ गया। देखिए इसमें m का मान 12, तो देखो ऑप्शन नंबर सी 12 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर। देखिए यहाँ से देखते हैं, देखो ये 15 नंबर प्रश्न क्या दिया है, ये दिया कि 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका एलसीएम होगा। देखो अभी मैं आप लोग स्टार्टिंग में इस तरह का एक प्रश्न बताया था, बहुत से बच्चे होंगे जो कर लेंगे, खुद से ही कर लेंगे। तो इसमें देखो क्या दे दिया है, पहला जो संख्या दे दिया है 15 दे दिया है, ठीक है, गुणे में दूसरी संख्या क्या है 25 है। मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था ना कि पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे में HCF, ठीक है। तो पहला संख्या 15 है और गुणे में दूसरा संख्या 25 है, बराबर एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है, एलसीएम, ठीक है, और HCF दे दिया है 5, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और ये इधर गुणा में इस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा। देखो इसको उधर लिख लिए हैं और इसको इधर लिख लिए हैं पहले, तो यहाँ से हो जाएगा 5, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 25, तो यहाँ से बचेगा 15 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 15 5 75, ये हो जाएगा 75। तो इसमें देखेंगे 75 75, देखो ऑप्शन नंबर बी में है 75, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो 16 नंबर प्रश्न है वो क्या बोला है कि एपी बोला था समांतर श्रेणी, दिया कि 3, 1, -1, 3 के सार्वंतर है या होगा। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, तो इसमें द्वितीय पद क्या है, ये 3 तो प्रथम पद हो जाएगा और 1 जो है वो द्वितीय पद हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सार्वंतर यानी कि डी का मान क्या करेंगे, 1 में से 3 को घटा देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा -2, ईजी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोला 17 नंबर प्रश्न, ये बोला कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग, ये जो सारणी दे दिया आप लोगों को, देखो वर्ग अंतराल दे दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, बारंबारता इसका दे दिया है 2, 7, 3, 10 और 4। तो माध्यक वर्ग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए बारंबारता वाला लाइन में देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता, तो इसमें देखो सबसे बड़ी जो बारंबारता वो कितना है, 10 है, 10 के जस्ट सामने वाला, तो 10 के जस्ट सामने क्या है 15 से 20, क्या है 15 से 20, तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, यही होता है माध्यक वर्ग। तो इसमें देखेंगे 15 से 20, ये देखो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 15 से 20। अब देखिए उसके बाद 18 नंबर प्रश्न क्या है, देखो सारे प्रश्न इजी है। 18 नंबर प्रश्न है कि यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इजी है। अच्छा देखिए इसको हल कैसे करेंगे वो आप लोग देख लीजिए, यहाँ से दिया था tan a बराबर 1, ठीक है।
तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, ये कोण है आप लोग का न्यून कोण, ये होता है 90 अंश का। ठीक है, ये हो जाएगा लंब, ये आधार और ये कोण। tan ए बराबर दिया है, यहाँ पर देखो एक कुछ नहीं तो एक लिख लेते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा 1 और इसका जो आधार हो जाएगा 1। अब इसका कोण नहीं मालूम है तो पहले कोण ज्ञात कर लेंगे। कोण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कोण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब क्या है 1, 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार भी 1 है तो 1 का वर्ग। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। तो कोण स्क्वायर में है तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से रूट चढ़ जाएगा, तो ये अंडर रूट में 2 आ जाएगा। तो कोण कितना आ जाएगा √2। अब देखिए, अब हम लोग को ज्ञात करना था साइन ए और कॉस ए, दिख रहा है ना, कॉस ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कोण, तो लंब कितना है 1 और कोण कितना है √2। ठीक है, और कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कोण, तो आधार है 1, कोण है √2। अब इसमें हम लोग को मान ज्ञात करना था किसका 2। 1 मिनट में आप लोग को यहाँ से दिखा रहा हूँ। चलिए नया पेज लेके मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे दिया कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, मान रखेंगे तो हो जाएगा 2। साइन ए का मान निकालेंगे 1/√2 गुणे में कॉस ए का मान भी 1/√2। यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे में 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, √2 से √2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 1। ठीक है ना। अब देखिए क्या दिया 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न दिया कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर का दूर स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बोला ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखें इसका हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक बार मैं आप लोग को इधर बता रहा हूँ। एक वृत्त है, एक वृत्त बना लेते हैं। इस वृत्त में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु यहाँ पर है P मान लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो वृत्त के केंद्र, मान ले ये वृत्त का केंद्र O है, O से कितना दूरी है 25 सेंटीमीटर। ये जो दूरी है ये है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है यहाँ से ये मान लेते हैं ये स्पर्श करती हुई जाती है, इसकी जो लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बोला ज्ञात करने के लिए। अब देखिए बोला वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है 90 अंश का कोण बनता है। ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कोण और ये हो जाएगा लंब। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो यहाँ से लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कोण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हम लोग को लंब चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब कितना है और इसका नाम देते हैं ये जो ओ पी, इसको मान लो क्यू। लंब हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर इसका जो कोण है वो क्या है ओ पी है, ओ पी का स्क्वायर माइनस आधार क्या है पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं ओ पी कितना है 25, 25 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है पी क्यू 24, 24 का स्क्वायर। तो देखो जो 25 का वर्ग होता है वो होता है 625। अरे यार क्या लिख रहे हैं 625 माइनस और 24 का होता है 576। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 49।
तो ओ क्यू बराबर कितना आ गया, ये ओ है, ठीक है ना। ओ क्यू का स्क्वायर बराबर आ गया 49, तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 49, तो इसका माना जाएगा 7। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, तो यही इसका त्रिज्या है, तो ये जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए इसमें देखते हैं 7 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन नंबर ए में 7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। बाकी देखिए ये क्या, 20वां नंबर प्रश्न समीकरण का विविधकर होगा। अभी मैं आप लोग बताया था शायद 11 या 12 वाला प्रश्न था, सेम यही प्रश्न था, इसका विविधकर निकाले थे, तो आप लोग इसको खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अगर इतना प्रश्न आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे और आप लोग तैयारी इसी तरह से अच्छे से हो पाए। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।